हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग यूपी टेट के संदर्भ में आज बात करेंगे। यूपी टेट में देख रहे हैं कि जितने भी बीएड वाले थे, बीटीसी वाले थे, हमारे शिक्षा मित्र और हमारे जितने जो 2011 से पहले के जो अध्यापक हैं, वो सभी अध्यापक आजकल तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। सारे लोग तैयारी यूपी टेट में लग चुके हैं। तो जितने भी लोग जिनके पास शिक्षक की डिग्रियां हैं, मान लीजिए किसी ने बीएड किया है, किसी ने डीएलएड किया है, या फिर कोई वर्तमान में शिक्षक है और वह यूपी टेट निकालना चाहता है, तो तैयारी अपनी अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यूपी टेट के लिए भी जनवरी में परीक्षा आयोजित है और देखा जाए तो अभी बहुत सिलेबस ज़्यादा है और पढ़ने के लिए समय कम। ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, जब फॉर्म फिलअप होने लगते हैं, तब लोग तैयारी करते हैं। ख़ास तौर पर ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में प्रतियोगिता में पीछे होने का भय सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक भय होता है। तो हम लोग देखिए, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें यूपी टेट के, तो पाठ्यक्रम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, तो जो हमारा पेडोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ से देखें तो पिछले यूपी टेट में और उससे पहले के यूपी टेट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। बुद्धि और बुद्धि का मापन हो गया, अधिगम हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्सनालिटी से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मरण विस्मरण, रुचि, विशिष्ट बालक, एनसीएफ और अन्य एक दो टॉपिक और इंक्लूड हुए हैं। जैसे मान लीजिए एनईपी हमारा इंक्लूड हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न अब आगे के समय में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा लगभग ओवरऑल सीडीपी का पाठ्यक्रम है, जहाँ तक हमको तैयारी करना है। और अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट का एक सेट पैटर्न है। जैसे सी टेट का एक सेट पैटर्न होता है, उसी प्रकार यूपी टेट का भी एक सेट पैटर्न होता है कि सिलेबस में कुछ भी दिया हो, लेकिन प्रश्न जब आते हैं तो प्रश्न कुछ अलग ही पैटर्न में आते हैं। अब आयोग बदल गया है, तो हो सकता है शायद वो पैटर्न में भी बदलाव करें, नए पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएं। तो अगर नए पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी पहली ही बार होगा। लेकिन अगर हमें जो दिया गया है, जो सिलेबस है हमारे पास, इससे इतर जाके सिलेबस नहीं हो सकता, इसी में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो उसको हम कवर कर लेंगे। अभी से अगर हम पढ़ना है तो हमें इस दिए गए टॉपिक पर सबसे पहले पकड़ बनानी होगी, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सी टेट से लेकर टेट और सुपर टेट तक। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी
अब देखिए बाल मनोविज्ञान क्या है। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है, साइकोलॉजी की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर किशोरावस्था तक मानव के मानसिक यानी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करवाती है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में हमारी मदद करती है। ठीक है, हम बच्चों के व्यवहार को समझ सकते हैं और उनका समर्थन करने, उनकी भावनात्मक या व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो है, दूर करने पर यह केंद्रित होती है। तो इससे हम किसी भी बालक के मन मस्तिष्क को समझ सकते हैं और उस पर हमें क्या प्रभावी उपचार करना है, उसके लिए भी हम अपना प्रभावी तौर पर उसका उपचार कर सकते हैं। इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाया जाता है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं खास तौर पर प्राथमिक और जूनियर के, तो उनको जो है बालकों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को उनके जो है समक्ष प्रस्तुत करना होता है। हर प्रकार का बालक होता है, विशिष्ट बालकों के लिए अलग व्यवस्था होती है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए अलग व्यवस्था होती है, तीव्र बुद्धि की बालकों के लिए अलग व्यवस्था होती है। तो यह शिक्षक का दायित्व होता है कि वो कैटेगरी वाइज जो है बालकों को पहले समझ विकसित करके उनको डिवाइड कर लेता है और फिर उस पर अपना जो है उपचार करने का, एक डॉक्टर की भांति, एक सर्जन की भांति उनका उपचार करता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमें बाल मनोविज्ञान खास तौर पर जन्म से लेके किशोरावस्था तक हमें पढ़ना है। जन्म से लेके किशोरावस्था तक बालकों में क्या परिवर्तन आते हैं, किस उम्र का बालक, कौन सी उम्र का बालक के लिए किस प्रकार हमें एक या शिक्षकों को ढलना होता है, इस बात की जानकारी होती है। और बालकों को जब उतार चढ़ाव होता है तो उनको कैसे समझना होता है, कैसे समझाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है सीडीपी के अंतर्गत हम यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमें अब आज अगर हम बात करें तो जो मनोविज्ञान होता है, जो वर्तमान युग के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। अर्थात जो मनोविज्ञान है यह बालक के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, बालक के व्यवहार को बदलता है। अब जैसे हम सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, ठीक। अब देखिए शिक्षा शब्द की अगर हम बात करें तो यह संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। शिक्ष, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाया गया है और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने के बाद यह बना है। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी की भाषा में अगर हम बात करें तो इसे हम एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टीटी की परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही व्यापक रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस जो एक दो प्रश्न आ जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो हमने समायोजित करते हुए इसे बहुत ही छोटा बनाते हुए जो है इस पर हमने
ये पीपीटी डिजाइन करवाया है कि अंग्रेजी को, जैसे कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या शिक्षा किस भाषा के शब्द के किस शब्द से मिला है, किस शब्द से मिलकर बना है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एजुकेशन है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। ध्यान दीजिएगा इस शब्दों पर, एजुकेटम से मिलकर बना है, एजुकेटम से मिलकर बना है, यहाँ पर ध्यान देना है हमें। ये देखिए मैंने रेड कर दिया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एजुकेटम को अगर हम तोड़ें तो यह ईधन ड्यूको से मिलकर बना है, ईधन ड्यूको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः अंदर से बाहर निकालना। इसका अर्थ होता है क्रमशः अंदर से बाहर निकालना। ये प्रश्न पूछा गया है कि एजुकेटम शब्द का क्या अर्थ होता है। एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है क्रमशः अंदर से बाहर निकालना। ये यूपी टेट का प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये भी पूछा जाता है, खासतौर पर बीटीसी में भी पूछा गया था, यू एडुकेटम किन शब्द से मिलकर बना है, तो ईधन ड्यूको, ईधन ड्यूको से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थात एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ाना या अंदर से, ठीक है, अंदर से बाहर निकालना, अंदर से आगे बढ़ाना। चलिए देखिए, जब भी सीडीपी की बात आती है और जब भी सीडीपी या मनोविज्ञान से जब प्रश्न बनते हैं तो निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिकों के जो कथन होते हैं उनका बड़ा विशेष महत्व रहा है और वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टेट की परीक्षा में, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी बार बार रिपीट करके कथनों को पूछा गया है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं और जो बार बार पूछे गए हैं उनको, उनका संकलन मैंने ये है इस वीडियो में करने का काम किया है। जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहाँ पर लिया है ताकि एक कथन का बोझ हमारे सर पर ना रहे और हम जो मुख्य हैं उनको यहाँ पर जान भी लें और जिसको हम याद कर सकें। तो ऐसे 6-7 कथन ऐसे हैं जिनका संकलन मैंने यहाँ पर किया है। क्या हो गया इसको? अब अगर देखें जहां पर महत्वपूर्ण कथन, मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा के बारे में एक कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। अगला है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास। जब भी बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास की अगर बात किसी ने किया था तो महात्मा गांधी जी ने किया था। यह कथन पूछा जाता है कि किसका कथन है, तो महात्मा गांधी जी का यह कथन है। अगला है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन अरस्तु का है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु का कथन है। अगला हमारा कथन है, शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को वाह शक्तियों का रूप देता है। अब आंतरिक शक्तियां जो उसके अंदर निहित होती हैं
उन अंदर छुपी हुई शक्तियों को बालक जो है बाहर निकालता है। ऐसा कथन फ्रॉबेल महोदय का है, जिन्होंने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति को जो है उन्होंने शुरुआत किया था। फ्रॉबेल महोदय जिन्होंने बच्चों का बगीचा किंडरगार्टन पद्धति के जो है प्रणेता थे फ्रॉबेल महोदय। इनका ये कथन है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, मानव व्यवहार का परिशोधन करना ही शिक्षा है, यह भी एक कथन है। ठीक है, यह किसका कथन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान के अर्थ की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। ठीक है, मनः धन विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मनः धन विज्ञान, अर्थात मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक, एक मिनट। ठीक है, तो मनः धन विज्ञान अर्थात मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। जैसे मन के विज्ञान को कभी मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, कभी चेतना का विज्ञान कहा गया, कभी कुछ कहा गया, परंतु आजकल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, क्योंकि आज का जो मनोविज्ञान है व्यवहार को परिभाषित करता है कि बालक कैसा व्यवहार करता है, और बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। अब देखिए, मनोविज्ञान अंग्रेजी की साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी, यहाँ पर पी साइलेंट है, साइकोलॉजी शब्द से, साइकोलॉजी से बना है। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा के साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखिए, यूनानी भाषा का शब्द है, साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का मतलब होता है सोल या आत्मा। साइके को हम क्या कहते हैं? सोल या आत्मा। और लोगस को हम अध्ययन। ठीक है, लोगस को हम क्या कहते हैं? अध्ययन। लोगस का मतलब है अध्ययन करना। लोगस का मतलब है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहां से प्रश्न यह पूछा जाता है कि मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी किस भाषा से मिलकर बना है? साइकोलॉजी जो शब्द है वह
साइके प्लस लोगस किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। या फिर यहाँ से प्रश्न यह पूछा जाता है कि साइके प्लस लोगस का अर्थ क्या है? तो साइके प्लस लोगस का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास में अगर हम जाएं तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, अर्थात पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन बाद में जब आत्मा का त्याग किया अर्थात उसको आत्मा का विज्ञान से कहा जाने लगा कि मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर कुछ समय बाद मस्तिष्क का त्याग किया अर्थात उसको मस्तिष्क का विज्ञान नहीं कहा गया, मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, फिर चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अब जब चेतना का त्याग किया तो फिर चेतना का विज्ञान ना कह करके व्यवहार की विधि को स्वीकार करने का विज्ञान कहा गया कि अब जो है मनोविज्ञान व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। तो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम किया। अब शुरुआत में आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, और आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और इस कथन को वुडवर्थ महोदय ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ ने ऐसा कथन दिया और ये बहुत लंबा कथन है, जब भी आता है तो समझ में आ जाता है, बहुत आसानी से इसको हम समझ जाते हैं कि वुडवर्थ महोदय का कथन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये भी एक कथन है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है? तो क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान को व्यवहार की धनात्मक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये वाटसन महोदय ने कहा था। जब भी धनात्मक व्यवहार की बात आएगी, इसको किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान को व्यवहार की धनात्मक व्यवहार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। धनात्मक व्यवहार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, मनोविज्ञान आचरण एवं विज्ञान का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा था? मैकडोनल महोदय ने कहा था। आचरण की बात किसने किया था? आचरण एवं विज्ञान का यथार्थ विज्ञान है, इसको जो है मैकडोनल महोदय ने कहा था। अब देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने, किस युग के मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को क्या माना था? ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, आत्मा के व्यवहार के रूप में, आत्मा के व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिक कौन कौन हैं? प्लेटो, पुराने वाले। ठीक है, जो पुराने वाले यानी जो शुरुआती मनोवैज्ञानिक, हाँ शुरुआती मनोवैज्ञानिक जो लोग थे, उन्होंने आत्मा का विज्ञान माना था मनोविज्ञान को। तो जैसे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। फिर उसके बाद मस्तिष्क का जब चलन आया, मस्तिष्क विज्ञान के रूप में जब माना जाने लगा, तो वहाँ जो मध्ययुगीन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसको माना। चेतना वाला जो चेतना का मनोविज्ञान
कम कर दिया है इससे। चेतना का जो है, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम वुंट महोदय ने माना था, विलियम जेम्स महोदय ने माना था। और मानव व्यवहार के रूप में जो वर्तमान के मनोवैज्ञानिक जैसे स्किनर महोदय, वुडवर्थ महोदय, वाटसन महोदय, इन्होंने जो है मानव व्यवहार को माना था, स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन। मानव व्यवहार ही वास्तविक मनोविज्ञान का इतिहास है। जो मानव व्यवहार की बात करें तो यही वास्तविक मनोविज्ञान का इतिहास है। और स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये इस विधि का समर्थन करते हैं। तो आज हमारा छोटा सा लेक्चर था, ये हमारा शुरुआती लेक्चर है। यहाँ से हर टेट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आप चाहें तो पिछले वर्ष के पेपर उठा लीजिए और देखिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। काफ़ी क्या, एक प्रश्न तो मिलना ही है। बहुत छोटी सी कक्षा थी और यहाँ से प्रश्न बराबर आते हैं, इसलिए जो है हम पहली कक्षा में लाए थे आप लोगों के लिए। और पहली बात यह है कि जो इसमें सिलेबस इंक्लूड किया था हमने, उसी सिलेबस पर चल के हम लोगों को काम करना है, उसी से हमें तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी आगे की कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।